नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में महिला टीचर की हत्या पर प्रदेश के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का एक शर्मनाक बयान सामने आया। उनसे महिला टीचर के मर्डर पर सवाल किया गया था। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सब मारे जाएंगे। आपको बता दें कि कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपोरा इलाके में एक महिला शिक्षिका पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में उन्हें काफी गोलियां लगी थी। फिर हॉस्पिटल में सारवार के दौरान महिला की मौत हो गई। ये भी सच है कि एक के बाद एक हो रही हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रश्न यही है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करना यहाँ पर चाहूंगी। अगर कश्मीर की बात करें तो एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। अगर सबसे पहले जिक्र करें तो 2 मार्च 2022 जहां पर आतंकियों ने कुलगाम के संदू में पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 9 मई को शोपियां में आतंकवादियों की फायरिंग के दौरान एक नागरिक की मौत हो गई और एक जवान समेत 2 लोग भी घायल हुए। अगर हम 12 मई का जिक्र करते हैं तो पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसी दिन 12 मई को ही कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बड़गाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी। 17 मई का जिक्र करें तो बारामूला में आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका था। इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो चुकी थी और हादसे में 3 लोग भी जख्मी हो गए। 24 मई की अगर हम बात करें तो आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हमले में एक 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। और आखिर में हम देखें 25 मई की भी बात कर ले तो कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमीरा भट्ट की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी ये शिक्षिका की हत्या। जी जल्पा जी, आप देखिए कि ये बहुत निम्न कक्षा की मतलब इनकी मानसिकता भी ऐसी हो गई है आतंकवादियों की कि हमारे जितने भी जवान हैं हमारे कश्मीर में, हमारे भारत सरकार के, वो उस पे ऑपरेशन ऑल आउट का इतना मतलब सख्ताई कर रहे हैं कि अभी ये लोग इतने बौखला गए हैं। मतलब इनकी अभी ये एक बोलते हैं ना कि ताकत कम हो गई है, इसलिए ये लोग टारगेट किलिंग करते हैं। इनके लिए ना कोई सिंगर है, ना कोई टीचर है, ना कोई दूसरा और आम आदमी है। इनके लिए बस एक ही है, हिंदुस्तानी है, कश्मीरी है, और सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित है, हिंदू है। बस यही आप देखिए कि मुझे थोड़ा ताज्जुब लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि सब मारे जाएंगे। मतलब ये देखिए कि इनके मन की बात बाहर आ जाती है। इन्होंने कभी भी पहले जो उनके जो शासन थे उनके उनके समय में ये सब थोड़ा स्ट्रिक्ट किया होता कि जब जितने भी वहां पे आतंकवादी जो उनकी इनकी सरकारें थी, तब वो उनका थोड़ा सख्ती से किया होता तो आज आज का दिन कुछ और होता। मतलब इतने आप देखिए कि ऑनर किलिंग, लोग घर में जाके गोलियां मारते हैं। अभी सुरक्षा हमारे जवान है, तैनात है, हर जगह है, लेकिन हर एक कश्मीरी के पीछे सुरक्षा जवान नहीं हो सकता। लेकिन माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने जो 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 8 साल में जो नहीं का मतलब कांग्रेस ने नहीं किया था, वो 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने किया। एक सशक्त कानून लाके अब देखिए कि अभी भी वो 317 के विरुद्ध में कांग्रेस बोल रही है। फिर भी आतंकवादियों की हम लोग बात करते हैं तो आतंकवादियों इतने बौखला गए हैं, उनकी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि उनको मालूम पड़ गया कि अभी 2024 में 2000 मतलब जितने माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी आएंगे उतने ही सख्त कानून होंगे। आज देखिए कि फ्री हैंड मिलिट्री को दिया गया है, फ्री हैंड हर हमारी नेवी हो या जल थल हो, जितनी भी है हमारी कैडर, सबको दे दिया है। तो ये लोग अभी क्या करते हैं कि एक का दूसरे करते हैं। लेकिन मैं तो वहां की जो जो जितने भी है वहां पे नेता, जैसे आप देखिए कि यासीन मलिक जेके एलएफ को जो संगठन है आतंकवादी, उन्होंने कबूल किया है। मुझे तो ये नहीं मालूम पड़ता। दीपचंद जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि 2006 में प्रधानमंत्री के साथ, मनमोहन जी के साथ वो ऑफिस में क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री की इनकी ऑफिस में। तो जलपा जी ये है कि पहले जो हम लोग नहीं काबू कर पाए, तो अभी ये लोग थोड़ा इक्का दुक्की करके वो टारगेट किलिंग करते हैं।
लेकिन इसमें भी वो सो पाएंगे। हाँ, अभी जो जो बहुत दुख की घड़ी होती है कि टीचर है या एक्ट्रेस है या जो भी है, ये इनका जो हत्या हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। फिर भी अब देखिए कि आगे के दिनों में शायद ये लोग एक में हम हमारे जवान ऐसा नहीं है कि उनको जिंदा ही जहां कहीं पे भी हो ठार करने का ऑर्डर है और फ्री हैंड दे दिया है जलपा जी। तो ये हमें एक एक थोड़ा भूलना नहीं चाहिए। दूसरा कि हमारे कश्मीरी पंडितों को जो जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम आज आज के दिन में वो लोग वापिस नहीं लाने को सोए हैं। जैसे हमारी ये जो एक मूवी के हिसाब से आप देखिए कि कश्मीर फाइल जो आई थी, मैं तो सोचता हूँ कि उसका नाम कांग्रेस फाइल रखना चाहिए, कांग्रेस कश्मीर फाइल। जी, लेकिन नीलेश तो जी, जलपा आपने जी हमको ये कश्मीर देखना फाइल चाहिए। का जिक्र किया है, तो फिर फारूक अब्दुल्ला का ये भी बयान सामने आया था कि अगर कश्मीर पंडितों पर हो रहे हमले को रोकना है तो कहीं ना कहीं सरकार को कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। उनका ये भी विवादित निवेदन आया हुआ है। बैन क्यों लगाने की वो बोल रहे हैं, मैं आपको वही बोलता हूँ कि कश्मीर का देखिए, आप और हम लोग कश्मीर शायद घूमने जाएंगे लेकिन वहां की जनता का जो दर्द है वो कश्मीर फाइल के जरिए बाहर आया है। तो मतलब हेलो। उनको ये लगा कि ये जो था मतलब हेलो। जो वहां पे कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार आवाज हुए चली हैं, गई। हम लोग को देखो, हम लोग एक मूवी हेलो। देख के भी परेशान हो जाते, तो वहां पे तो रियल लाइफ हेलो। में कितना हुआ होगा जलपा जी। और दूसरी बात कि फाइल में तो समझ, मूवी में 3 घंटे तक ही हमारा रहता है, 3 घंटे का ही मूवी रहता है, लेकिन पूरा 40 साल तक कश्मीरी पंडितों ने जो जो अत्याचार सहे वो की कोई मूवी में नहीं आ सकता है। तो अब्दुल्ला जी को तो मालूम थे, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक एक बयान दिया था कि पूरा हमारा इस्लामिक, ये जो कश्मीर है पूरा इस्लामिक होने के बीच में ये कश्मीरी पंडित आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वहां पे नरसंहार उनके टाइम पे करवाया था। आज भी देखिए कि सख्त कानून होने के बावजूद ये लोग इतना बौखला गए हैं, इनका फंडिंग रोक गया है। अभी इनका ये हो गया है कि अभी लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा तो है लेकिन वो पहले जो इतना कांग्रेस के शासन में जो सपोर्ट मिलता था वो मोदी जी ने बंद करवा दिया है। तो आप देखिए कि वहां पे आज मैं आपको ये समर के वैकेशन के मैं आपको ट्रैवलिंग के आंकड़े दूं तो वहां पे हाईएस्ट टूरिज्म डेवलप हुआ है। लेकिन वहां पे कश्मीरियों को ये जो आतंकवादी होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता कि भाई कश्मीर यहाँ पे डेवलप नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 317 अभी भी कांग्रेस में चल रही है। मैं मेरे हर एक स्टेट में मैं ये बोलता हूँ कि पूरे भारत में 317 निकाल दी है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, लेकिन कोई है दिग्विजय के शासन में वो हम लोगों ने देखा है। जी जलपा जी। जी, आपके और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो शिक्षिका की हत्या हुई जिसके बाद हिंदू संगठन ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया और कहीं ना कहीं पीएम पैकेज नहीं चलेगा वगैरह वगैरह नारे भी लग रहे थे, क्योंकि उनका मतलब इससे था कि 1990 के बाद, पलायन के बाद पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत कश्मीर में फिर से नौकरी दी गई थी। अगर उन्हीं का जिक्र करें तो ये शिक्षिका को भी उन्हीं के तहत नौकरी मिली थी, वो पैकेज के तहत। और अगर 12 मई का जिक्र करें जहां पर आतंकियों ने चाहुरा तहसील में राहुल भट्ट को गोली मारी थी, उनकी नौकरी भी ये पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत ही उन्हें मिली थी। जी जलपा जी, आतंकवाद में जो शिक्षा में 36 वर्षीय रजनी बालक की गोपालपुरा इलाके में आतंकवादियों ने जो गोली मारी है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन जलपा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसकी है? आज हिंदू बहन की हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? नीलेश भाई शायद भूल चुके हैं, अभी भी आज भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। शायद ये इनको ये नहीं पता, ये आज भी विपक्ष में अपने आप को समझ रहे हैं। पहली बात, आज से 2 हफ्ते पहले कश्मीर के बड़गाम में के ऑफिस में कश्मीरी पंडितों पर जो राहुल भट्ट है उसकी हत्या की जाती है, उसके ऊपर भी नीलेश भाई ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जलपा जी, आतंकवाद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी के हमले में जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है शायद किसी और पार्टी को हुआ। हमने इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई है, राजीव गांधी जी की शहादत हुई है। जहां तक उग्रवादी और आतंकवादी से लड़ने का सवाल है, पंजाब से 15 से 16 साल तक जला आतंकवाद में। पंजाब के आतंकवादियों का सफाया किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ी। ललित मार्कंड जी की हत्या हुई,
हितेश्वर का पूरा परिवार मार दिया जाता है, बीएम सिंह की कार को उड़ा दिया गया। ये किसके नेता थे? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता थे। विठल सिंह पे 14 से 15 बार हमला होता है। आतंकवाद का जलपाजी कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी भी किसी धर्म में था। लेकिन वादी को शहीद कौन कहता था? नीलेश भाई शायद भूल गए, इनकी पीडीपी कहती थी, और इन्होंने पीडीपी के साथ मतलब गठबंधन में इन्होंने सरकार बनाई थी, ये शायद भूल गए। और खुद ये आकू मेमन अफजल ग्रुप का जिक्र आप लोग करते हैं, और फांसी कैसे लटकाई सोलंकी भाई? कांग्रेस की हुकूमत ने उनको फांसी लटकाई, और कांग्रेस ने आतंकवाद से कभी कांग्रेस समझौता नहीं करेगी और नहीं किया है और नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको जलपा दी, आज का 2022 आपको याद दिला रहा है, ये 1990 की याद का ताजा कर रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों को जब मारा गया, जब उनका कल्याण किया गया, जब विरोध क्यों नहीं किया आपने सोलंकी भाई? उस टाइम भी आपकी सरकार थी और आप कटक दल के अंदर थे, उस टाइम भी आप मौन बन के बैठे रहे। ये दोगला व्यक्तिवादी लोग हैं जो आजादी के टाइम में भी अंग्रेजों के साथ दिया, और आजादी के खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई उनके अंग्रेजों के साथ खड़े रहे थे। इसके बावजूद जब कश्मीरी पंडितों पर अतिक्रमण हो रहा था, उस समय इन लोगों ने उनको रोका नहीं, और नहीं उनको मतलब ये सबसे बड़ी ये बात जलपा जी, ये घटक दल के बावजूद होने के बावजूद भी इन्होंने वहां पे इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा इन्होंने जब दिया था, जब इनकी रथ यात्रा रोकी गई थी, उसके 10 दिन के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आप समझिए, इनको नहीं तो कश्मीर पंडितों से लेना देना है, नहीं वहां के आम जनता से लेना देना है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी थी। इसलिए इन्होंने, आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, चलो आपने 370 का और 35 के जिक्र किया नीलेश भाई, आप मुझे ये बताइए 370 और 35 के बाद आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वापिस आपने लेकर आए? बताइए आप। पर आपके पास इसका डाटा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 2 लाख मुसलमान कश्मीर से कल्याण कर चुके हैं, 4 लाख कश्मीर पंडितों का कल्याण हो चुका है। 300 इसके बाद कम 10,000 पंडित वहां से और कल्याण कर चुके हैं, उसका आपके पास डाटा नहीं है। आप सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और अभी आपने यासीन मलिक की बात कही, अरे भाई जो सरकार में होगा, सरकार जिसकी होगी, वहां पर हजारों लोग उनसे मिलने लिए आते हैं और फोटो खिंचवा देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि यासीन मलिक हमारा यार है, वो यार आप लोगों का है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई थी, और महबूबा मुफ्ती खुद कहती थी, जो आतंकवादियों को वो खुद कहती थी इनकी शहादत हुई है, उस टाइम में आपके एक शब्द नहीं निकले। और एक बात बताइए मुझे, आप जिस देशभक्ति की बात करते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण महोत्सव हो रहा था, तो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जाता है, बिना बुलाए आप काबुल में नवाज शरीफ के घर लैंड कर जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। जब आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है सोलंकी भाई? आज आपसे पूरा देश पूछ रहा है कि आज का 1990 और 2022 आप दिला रहे कि 32 कश्मीर के अंदर वही हाल है, क्या आतंकवाद रुक गया? आप उस पर जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ नीलेश भाई, कश्मीर में हिंदुओं को जब मारा गया, जब भगाया गया, सत्ता बीजेपी की थी। गोधरा स्टेशन पे जब 90 हिंदुओं को मारा गया या जलाया गया, तब तो बीजेपी की सरकार थी। संसद हमला होता है तो जी आप आज तक उस आरटीएस का पता नहीं लगा पाए, आप बस हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में माहिर है। आज मुझे एक बात ये बताइए, आज सरकार किसकी है? जिसकी सरकार होगी नीलेश भाई, उसको जवाब पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जवाब मांगना। आप उल्टा सरकार होने के बावजूद विपक्ष से जवाब मांग रहे हो। सबसे बड़ा शर्मिंदगी बात तो ये है, मुझे समझ नीलेश जी सरकार में है। जी नीलेश जी, आप कुछ जी जलपा जी। जी जलपा, इन्होंने बहुत थोड़े बहुत आक्षेप लगाए, लेकिन मैं इनका जवाब दे देता हूँ कि आतंकवाद को जलपा जी बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा इनको 317 से जो लगाव है, वो 17 हटाई किसने? माननीय वडाप्रधान मोदी जी ने। अभी भी इनके दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि हम वापिस आएंगे, 317 लाएंगे। मतलब ये दिग्विजय जी इसके जवाब दे। मैं आपको दूसरा बोलता हूँ, नहीं आप सुनिए ना, देखिए आतंकवाद रुका गया, देखिए आपके टाइम पे मैं नहीं बोला था। देखिए के न्यूज के दर्शकों को
उस टाइम चाहिए में कौन गलत है। उसका आपका इंटेलिजेंस कहाँ चला जाता है? मुझे ये समझ जलपा नहीं जी आता, जब आपका रक्षा विशेषज्ञ कहाँ ये चला जाता है, जब आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ चली क्या जाती आऊंगी है। मैं दीपचंद जी। जलपा जी ये मजा नहीं आएगी। मैं दीपचंद जी बोले तो मैं उनको सुना। अभी उनको जी सुनना चाहिए, के न्यूज के दर्शकों को मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। दीपचंद जी जी शांति रखिए, पूरा घंटा है अभी आप पास नहीं है। जलपा जी आतंकवाद को बढ़ावा दिया किसने? कांग्रेस ने 317 निकाली। ना इन्होंने 3 तलाक पे समर्थन किया, ना इन्होंने हिजाब पे समर्थन किया। इन्होंने जो डाटा दिया ना जलपा जी, उसमें भी मुसलमान पहले थे। हिंदू तो इनके लास्ट में आते हैं। जो काल्पनिक राम बोलते हैं उनको तो शायद ये हिंदू मानते ही नहीं है। तो मुझे ये थोड़ी अलग बात लगती है। दूसरी बात कि वहां पे जितने भी कश्मीरी पंडित थे, क्यों उनकी सरकार में मैं आपको डेटा बोलूं कि 1947 में 15% वहां पे कश्मीरी पंडित थे। जलपा जी 1981 में 5% हो गए। कौन किसकी सरकार थी? दीपचंद जी जवाब दे। आप देखिए कि वहां पे पूरा हमारे हरि सिंह राजा जो हिंदू राजा थे, हमारा पूरा वहां पे हिंदू स्टेट था। आज उनके टाइम में क्या नौबत आ गई है। मोदी जी 8 साल से आए हैं दीपचंद जी, तो 8 साल में ऐसा नहीं कि वहां पे ट्रक भर भर के सबको ला दिया। वहां पे एक वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं वहां पे। आप देखिए कि किसी हिंदू ने जलपा जी किसी को, मुस्लिम को या आतंकवाद को मारा हो, ऐसा कोई एक भी केस मुझे दीपचंद जी बताए तो मैं आपको आपके माध्यम से उनको नमन करूंगा। लेकिन इनके टारगेट में आते हैं हिंदू आते हैं, ये सपोर्ट करेंगे अलगाववादी को। ये यासीन मलिक को किसने पकड़ा? दीपचंद जी आपको 40-50 साल वो यासीन दिखाई नहीं दिया। आप लोग तो उनसे मुलाकात करते थे। अरे प्रधानमंत्री से जलपा जी ऐसे कोई नहीं मिल सकता। ये दीपचंद जी कहाँ पे कौन सी राजनीति कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात कि वहां पे आप देखिए कि हमारे 317 अभी 2019 में या 2017 में मोदी जी के शासन में, लेकिन उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने पहले पत्थरबाजों को पैसे दिलवाए कहीं ना कहीं फंडिंग से। आज देखिए अलगाववादी के फैमिली कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे, लेकिन नहीं, उनको तो झोली भर भर के हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे भारत के पहले, वो नसीब से और कम नसीबी से है कि उन्होंने वहां पे जितना था वो स्पेशल डिवाइन कर दिया। अरे भैया आपको जब बंगो स्टेट दो टुकड़े हुए वो अच्छे नहीं लगे, लेकिन आपने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। चलो 2 टुकड़े कर दिए तो ठीक है, लेकिन कश्मीर को इतना स्पेशल क्यों दिया? क्योंकि वहां पे इनके भाईजान रहते, इनके समर्थन वाले रहते, इसीलिए इन्होंने मालूम था कि वहां पे कश्मीरी पंडितों की हालत क्या होगी। आज नौबत ये है कि आज वहां पे हम लोग घूमने जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो मोदी जी के शासन में है, आज गोली लगेगी तो हम हमारे पीछे कोई है। लेकिन इनके पीछे इनका जो डाटा है वो निकाले ना जलपा जी, तो बहुत शर्म की बात है कि हम लोग मूवी देख के परेशान रोज जाते हैं, तो रियल में कितने लोगों को परेशानी और हालात और अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, दीपचंद जी तो उनकी सरकार का ऊंचा रखेंगे। आज देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, ये लोगों को इनका दोगला चेहरा बाहर आ गया है। आज भी उनके नेता उनके कांग्रेस को कोसते हैं। कहां गए वो इंदिरा जी कि वहां पे इमरजेंसी में सब पे अत्याचार हुआ। 26 जून ये महीने में आने वाली है जलपा जी, मैंने 26 जून आप देखिए कि इमरजेंसी में क्या परेशानी कर दी थी इन्होंने। तो ये कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने आ गया है और अभी मालूम नहीं पड़ता है कि इन्होंने वहां पे अत्याचार इतना खूनी खराबा किया था। अरे आज के दिन में हम आतंकवादी क्यों इतना फल फूले हैं? क्योंकि इन्होंने इतना जन्म दिया है। लेकिन ये तो शुक्र है कि मोदी जी के शासन में अभी उस पर कष्ट कर रहा है। किसे तो खौफ दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य जी चल रहे हैं वही है उसमें एक ना जलपा जी, दृश्य आप ये भी देखिए है कि जहाँ पर वही शिक्षिका के जहाँ पर पढ़ाती थी उनकी एक शिष्या है जो बेहोश हो जाती है। ऐसा डर अगर आने वाली पीढ़ी में होगा तो फिर क्या होगा? किसी को तो दूर करना होगा ये डर, ये खौफ। जी वही इन्होंने पीडीपी का जो मुफ्ती जी का वो याद किया, तो मैं इनको बोलना चाहता हूं कि जैसे ही पुलवामा हुआ हमारी सरकार ने वहां पे कुर्बानी दे दी, वो गठबंधन तोड़ दिया। क्या आप कभी तोड़ सकते हो? आप तो हनुमान चालीसा जो बैन करते हो उस पर भी गठबंधन नहीं तोड़ सकते। तो जलपा जी ये है कि एक स्टेट में हनुमान चालीसा बैन है और दूसरे स्टेट में ये लोग शिवलिंग से कटर से शिवलिंग कट करते हैं। तो इनका दोगला चेहरा है। मुझे एक चीज
पता ही है कि हिंदुत्व अपने अच्छा स्टैंड लिया हो। अरे मैं तो बोलता हूँ चलो आपको मुस्लिम या जितने भी या दूसरे पक्ष आते हैं, लेकिन एक टीचर थी कि एक टीचर जलपा जी ने क्या मतलब उसने क्या वो वहां पे घर घर जाके वो शिक्षा देती थी। आज वो वही आतंकवादी किसके पनाह में जी रहे थे? कांग्रेस की पनाह में। लेकिन आज हमारा ऑपरेशन ऑल आउट, आज हमारी सेना को फ्री हैंड दी दिया, इक्विपमेंट अच्छे दे दिए। एक दो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी सरकार हर एक कश्मीरी को घर बैठे या कुछ भी होता है जी उसको सुरक्षा नहीं दे लेकिन पाती। नीलेश लेकिन जी, ये कम सालों हुआ से है, आर्मी ये तो काम हत्याएं कर कम रही है, हुई लेकिन है। वक्त आ गया है कि अब कुछ पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग सालों डिसीजन से भी आप लिया सरकार जाए। में हो, एक दिन की बात नहीं है। 8 साल हो, 8 साल से सरकार में बैठे हो आप। अरे आप सत्तर एक दो दिन की सत्तर बात सत्तर होती तो साल मैं का बात हिसाब मान दीजिए लेता। ना। 8 साल का हिसाब मैं आपको देता हूँ, 70 आपके साल मंच का पे अगर आप देता हिसाब हूँ मैं आपको कि देने आठ लग गया आठ तो साल उठाओ, आपने ठीक में बेच है। दिया। आपने करा क्या मोदी ये जी ने बताइए जो ना काम नीलेश जी। किया है ना, आप बस मोदी जी के गुणगान गाते दीप्चंद हो, जी, मोदी जी पर के गुणगान कर्नल गाने से देश मकवाना नहीं जी भी चलता कुछ है। कहना चाहते हैं। कर्नल मकवाना जी नहीं भी कुछ काम कहना किया है। चाहते हैं। 8 साल में जो काम किया है वो आप 80 साल में नहीं कर पाते। काम इसीलिए कुछ तो नहीं आपको गया, जनता ठीक ने लोगों है, को वोट मुफ्त नहीं ठीक में दिया आया, है, है। ठीक लोगों है। को कांग्रेस का काम जितना हुआ भी था या नहीं ये भी तो संपत्ति तय आपने होना बेच के चाहिए। खाई है, अभी भी आपने वहां कुछ पर नहीं डर नया है, करा। खौफ है, और इस तरह हत्याएं हो रही है। नहीं ये तो सब गांधी फैमिली का ही है ना सब। हम लोग तो भाड़े पे रह रहे हैं सब। दीपचंद जी, जी कर्नल आपको जी, आप सुनने को कुछ अच्छा कहना चाह लगेगा। रहे थे। जी कर्नल जी, आप अपनी बात रख सकते हो। आपका ऑडियो म्यूट रखा हुआ है आपने, कर्नल जी। जी हेलो। जी, आपकी आवाज मिल हाँ। रही है अभी। जी हाँ। तो जलपा जी, सबसे पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं को नमन करता हूँ। लेकिन अभी पूरा भारतवर्ष हमें देख रहा है। हम जी आपस में एक दूसरे को खींचातानी करने से अच्छा है कि जो अभी मुद्दा जो चल रहा है, जी कि अभी ये जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए तो मेरी आप लोगों से ज्यादा विनती है। बाकी कांग्रेस ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रही है, ये सारी जनता को सबको पता है। हर एक जी लोगों को मालूम है कौन सी सरकार क्या कर रही है। इसलिए आज जो भी सरकार आज वास्तव में जो काम कर रही है उनके बारे में आज युवा वर्ग को गूगल के द्वारा और तमाम के द्वारा सब लोगों को उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी है। और नीलेश सोलंकी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2000 ये जो 17-17 बोल रहे, 317 नहीं है, आर्टिकल 70 एंड आर्टिकल 370 है। 35A, ये दोनों है। तो ये इसको थोड़ा अमेंडमेंट कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, ये मिलिटेंसी आपकी 13 जुलाई 1989 में स्टार्ट हुई थी। और ये जो उग्रवाद जी कहते हैं कि आप इंसर्जेंसी बोलो या उग्रवाद बोलो या पाकिस्तान प्रेरित युद्ध बोलो, जो पाकिस्तान की ताकत नहीं है कि वो भारत के साथ 1-to-1 लड़ाई लड़ सके। तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर जो हिंदुस्तान के साथ शुरू किया है, ये 13 जुलाई 1989 में शुरू किया। आज इस इंसर्जेंसी को 32 साल 11 महीना 2 हफ्ते और 3 दिन हुआ आज की डेट में। आपको अगर मैं बता दूं, मैं सेना में 1980 में ज्वाइन हुआ था। जी इसके बाद मेरे कार्यकाल के दौरान में बिफोर रिटायरमेंट 3 बार मुझे जम्मू कश्मीर में काम करने का मौका मिला। और ये 3 जो मेरे टेन्योर थे, वो पहला टेन्योर मेरा कुपवाड़ा में था जब पिक मिलिटेंसी चल रही थी। तो 2 साल हम मिलिटेंसी से मतलब मिलिटेंटों से अच्छी तरह से मुकाबला किया। और दूसरी बार मेरी पोस्टिंग हुई जम्मू रजौरी पुंछ के अंदर। वहां भी पीर पंजाल की पहाड़ियों में हम लोग बहुत घूमे हैं और मिलिटेंट को कैसे मारना है, कैसे टारगेट करना है, ये सारी हमने जानकारी ली। और तीसरी बार हम श्रीनगर के अंदर रहे। तो इस प्रकार से कम जम्मू एंड कश्मीर का जो 22 डिस्ट्रिक्ट है, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारी है। कहाँ कैसी मिलिटेंसी चल रही है, कैसा क्या चल रहा है। आज इस मिलिटेंसी को कवर करने के लिए भारत सरकार, इंडियन आर्मी 1,68,000 की जी
को कवर करने के लिए लगी हुई है। और सीआरपीएफ की जो बटालियन है ऑलमोस्ट 48 से 50 बटालियन काम कर रही है, 1,60,000 लोग हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, ये तीनों मिलकर के, जी सबसे पहले बात आपको मैं जी 12 महीना 2 हफ्ते और 3 दिन के अंदर अभी तक हमने 26,000 मिलिटेंट को और 3,000 जितने मिलिटेंट को हमने कैप्चर किया है, और 4,500 मिलिटेंट जो है वो सरेंडर हुए हैं। लेकिन जब 1 to 1 लड़ाई होती है या आपस में हमारी जो भारतीय सेना का जो मेरा मोराल इतना अप है, 1989 से लेकर के आज तकरीबन जी के दौरान में उन्होंने जो लाजवाब कार्रवाई करी है, जी तो उस कार्रवाई के दौरान में हमारे सेना के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, 6,000 से लेकर के 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं, यानी कि शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की बलिदानी दी है अपने भारत मां की रक्षा के लिए, अपने जम्मू एंड कश्मीर की आन बान शान। और इसके साथ साथ अगर इनके ह्यूमन राइट्स के आंकड़े देखे जाए तो 50,000 से लेकर के 1,00,000 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। इसमें चाहे वो सिविलियन लोग हो और बाकी दूसरे लोग हो। और रही बात अभी पिछले, मैं ये कहूं कि पिछले 13 दिन के अंदर या 9 दिन के अंदर जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, जी जिसके दौरान भारतीय सेना ने 13 उग्रवादियों को उनके 72 होर्स में भेज दिया है। जी उनके ये जो मिलिटेंट्स को क्यों, जिस प्रकार से अभी मौजूदा सरकार ने हमें भारतीय सेना को पूरी छूट दी है कि उस छूट के दौरान हम जो भी एक्शन करना चाहे उसमें न तो डिफेंस मिनिस्ट्री डिस्टर्ब करेगा, न तो राजकीय कोई किसी भी प्रकार का पक्ष आकर के उनको डिस्टर्ब करेगा कि ये कार्रवाई आप मत करो। तो जिस प्रकार से अभी हमारी भारतीय सेना जिस डिजिटाइजेशन में आई है और हमारे जितने भी वेपनरी हैं, उस वेपनरी के कारण आज हम जो ऑल आउट ऑपरेशन को जिस प्रकार से मौजूदा अंजाम दे रहे हैं, जी ये मुझे आज फख्र है कि आने वाले कुछ ही समय में जितने भी इनके मिलिटेंट से कारण कि आज जो भी पाकिस्तान के अंदर सरकार आती है, चाहे वो इमरान खान की सरकार हो, जी चाहे वो शहबाज शरीफ की सरकार हो, या कल मरियम, या तो जो भी वहां पे सरकार बने, जब तक वो कश्मीरी राग नहीं अलापेगा, जब तक जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी को जारी नहीं रहेगा, तब तक इनका सरकार नहीं चलेगा। जी उनकी सरकार को चलाने के लिए उग्रवाद को चलाना बहुत जरूरी है। जी और ये इतने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमने 26 उग्रवादियों को ऊपर पहुंचा दिया है हमारे भारतीय जाबाज सैनिकों ने, उसमें से 14 जो मिलिटेंट्स हैं वो फॉरेन नेशनल है जो जैश ए मोहम्मद के साथ संबंध रखते हैं, और 12 जो उग्रवादी हैं वो लश्कर ए तोयबा के साथ संबंध रखने वाले उग्रवादियों को हमने पहुंचा दिया है। अभी ये जो सॉफ्ट किलिंग का मामला हुआ है, यानी कि 31 मई 2022 जो कुलगाम के अंदर गोपालपोरा जहां पे हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के अंदर रजनी भल्ला जो वहां पे हाई स्कूल के अंदर टीचर थी, जो वहां पे पढ़ा रही थी, और वो घर घर जाकर के लोगों को मोटिवेट करती थी, और तमाम कश्मीरी लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो उस टीचर ने वहां तक उस कारकिर्दी तक पहुंच गई थी। तो लो ये जो देखो, सबसे पहले बात मैं बताऊंगा कि मेरा ये तकरीबन 6 से 8 साल का तजुर्बा रहा है कि हम मिलिटेंट के साथ। मैं ये कहूंगा कि कुपवाड़ा में जब मैं 2003 से लेकर के 2005 तक, यानी कि श्रीनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, मैडम जलपा जी और मेरे दोनों प्रवक्ता, मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 साल के दौरान में मैंने रात को भी जूते नहीं खोले हैं। खाना खाने के लिए भी ऑफिसर मेस में हम जब जाते थे तो AK-47 हमारे गले में लटकी रहती थी। कारण
कि ये उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं है, जी कोई दया या दृष्टि नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स में मानने वाले लोग नहीं है। ये अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। कारण क्या है कि उनको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो सिक्योरिटी फोर्सेस। जी तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को आप मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। 72 होर्स अप्सराएं आपका वहां पे स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगी। तो उस प्रकार से ब्रेन वॉश करने के बाद जो मिलिटेंसी वहां पे चल रही है, तो 2 साल मैंने वहां पे जो ड्यूटी किया है, एक एक घंटा हमने गिनती करके वो ड्यूटी निकाली है। तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं, हम तो यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन जवानों के फैमिली को पूछिए जहां पे मोबाइल की सेवा उपलब्ध नहीं है, सिग्नल नहीं आते हैं, और दिन रात एक करके अपने भारत मां की आन बान और शान बनाने के लिए वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं। सिर पे काला कफन बांध के जाते हैं। जब वहां पे हम कोई भी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो हमारे सिर में काला कफन होता है। कारण क्या, हमें वापस में कफन मिलेगा नहीं मिलेगा, या वापस आएंगे नहीं आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। जब वहां से हम एक जगह से दूसरी जगह 120 किलोमीटर दूर श्रीनगर होता था, और वहां से मूव करने के लिए जब जाते थे तो हमारी गाड़ी को आगे से 10 जवान उनको प्रोटेक्ट करके चलते थे, पीछे से 10 जवान प्रोटेक्ट करके चलते थे, लेकिन मेरा प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक तरफ पिस्टल होगी, दूसरी तरफ AK-47 होगी। मेरा परिवार कुछ दिन के लिए आया था, तो उनको भी मैंने ट्रेंड किया कि आओ देखो हम किस तरीके से काम करते हैं। हमारी बटालियन के आसपास रात में जब वहां जहां पे सोते थे, उस सोने के समय पर AK-47, AK-57, ये जो सारी राइफलें और पिस्टल हैं, वो पिस्टल वहां पे पड़ी रहती थी। कारण क्या था कि कभी भी उग्रवादी आपको मौका नहीं देगा जूता पहनने के लिए भी। तो रात के समय भी जूता पहन के, हमारे आज के दिन भी जवान रात को जूता पहन के सोते हैं। कपड़ा खोलने का मौका नहीं है। जहां वो फायरिंग की आवाज आई, इमीडिएटली उठ करके वो सीधा अपनी AK-47 लेकर के उसका सामना करते हैं। तो मैं उस सैल्यूट करता हूं उन जवानों को, जूनियर कमीशन ऑफिसर को, और उन तमाम जो ऑफिसर लोग हैं अपनी मातृभूमि के लिए, आन बान शान के लिए आज पिछले 32 साल 11 महीना 2 हफ्ते और 3 दिन से जो वहां पे लगे हुए हैं, वो इसके लिए लगे हुए हैं कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है भारत का वो अभिन्न अंग है। मेरा अंग से एक पार्ट को मैं जुदा नहीं कर सकता हूं, इसलिए आज इस प्रकार से ही वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो मिलिटेंसी जिस रूप को धारण किया है, समय समय पर वो अपना रूप को बदलते रहते हैं। अभी उन्होंने जिस प्रकार से ये अप्रैल और मई का महीना, ये पूर्वजोश में मिलिटेंसी का महीना है कि उस मिलिटेंसी के दौरान में जितने भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना है बॉर्डर के रास्ते से, या समंदर के रास्ते से, या हवाई जहाज के रास्ते से हिंदुस्तान में जो एंट्री करनी है वो एंट्री कर जाते हैं। इसके बाद उनको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको क्या करना है। तो अभी उनकी कहीं दाल नहीं गल रही है। कारण कि भारत के प्रधानमंत्री, मैं यहां किसी पार्टी का प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सेना को ड्रोन प्रोवाइड किया गया, पहले क्या होता था कि पत्थरबाजी करते थे, हम उसको पता नहीं लगा सकते थे कि पत्थरबाजी कहां से भी, कौन पत्थर मार करके चला गया। लेकिन आज वो हमारा जो ड्रोन है, जो आर्मी को दिया हुआ, इस ड्रोन के द्वारा जो भी उनकी मूवमेंट हो रही है, जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री ने ये जो हमारे ड्रोन प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया था, और उन्होंने खुद ड्रोन उड़ा करके चलाया और दिखाया कि ये ड्रोन आज दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। और आज मैं यहां बैठे बैठे हमारे जितने भी मंत्रालय जो भी हमारा कार्य कर रहा है, उस कार्य को भी यहां से बैठे बैठे मैं निगरानी कर सकता हूं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मंत्रालय को ये नहीं पता होगा कि उनका क्या डेटा है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट जो भारत के प्रधानमंत्री के पास, वो बैठे बैठे आ सकती। आज हमारा जो किसान है, अगर खेतों के अंदर वो उनको खाद स्प्रे करना है या दवाई स्प्रे करना है, तो ये
अपने ड्रोन के द्वारा कर सकता है। तो आज जो भारत जिस विकास की दृष्टि से बढ़ रहा है, दुनिया के देशों के अंदर जो हमारी ताकत है, उस ताकत को आज पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम देश भारत को मान गए हैं कि आज दुनिया के अंदर कोई सुपर पावर बनने की ताकत रखने वाला कोई कंट्री है तो भारत है। तो आज हमें उस नेतृत्व को सलाम है, जिस नेतृत्व के अंदर हमारी जो विदेश नीति की आज हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है वो भी प्रशंसा करता है। इमरान खान के मुख से हमेशा के लिए भारत की विदेश नीति की प्रशंसा हो रही है। ऐसी विदेश नीति हमारे देश में भी होती तो आज हम कहां से कहां होता। दोनों देश 75 साल पहले आजाद हुए थे, तो आज पाकिस्तान की क्या हालत है, आज भूखमरी की कगार पे है। आज जिस प्रकार श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध के हालात हो गए, वही हालात पाकिस्तान में होने जा रहा है। आज उनकी जीडीपी डेप्थ रेशियो है वो 74 क्रॉस कर गई है। जिस देश की जीडीपी डेप्थ रेशियो अगर वो 50% क्रॉस कर जाती है तो वो देश कंगाली के राह पर चला जाता है। आज दुनिया की तमाम, चाहे वो आईडीबी हो, वर्ल्ड बैंक हो, तमाम बैंकों ने पाकिस्तान को ऋण देना मना कर दिया है। इसका कारण क्या है, पूरी दुनिया को पता चल गया है, इस देश के पास अभी पैसा नहीं है। चाहे वो सऊदी अरेबिया में जाकर के भीख मांगने के लिए जाए, उन्होंने भी मना कर दिया, चाइना ने भी मना कर दिया। तो आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी हालत वो हो गई है जो उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जब भी वहां कोई सरकार आती है तो अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राग लागती है। बट जम्मू कश्मीर जब से 5 अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया, हटाया गया, तब से उनकी तमाम सहायताएं वहां पे बंद कर दी गई। और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो ये वंशवाद चलता आ रहा है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला फैमिली ने जम्मू कश्मीर का सर्वनाश कर दिया, कोई विकास नहीं होने दिया। मैं जम्मू कश्मीर को आजाद कराऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे ऊंची टोच पर लेकर के जाऊंगा। लेकिन आप हालात देख रहे हैं 1947 से लेकर के अभी तक जम्मू कश्मीर के क्या हालात है। इसके बाद कुछ दिन के लिए मुफ्ती मोहम्मद महबूबा भी आई, उन्होंने भी इसका कोई भला नहीं किया। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 हटने के बाद आज जो अभी जम्मू एंड कश्मीर की गाड़ी पटरी पे आई है, मौजूदा सरकार ने जो 80,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है उसको आज सऊदी अरेबियन कंट्री हो और दुनिया के देश जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल जाएगा। और आज वहां पे कॉलेजें बन रही है, इंस्टीट्यूट बन रही है, विश्वविद्यालय बन रही है और लोगों को नौकरी दी जा रही है। तो जिस प्रकार से जॉब क्रिएशन होगा, लोग ये उग्रवाद को छोड़ करके, क्यों, मुझे मालूम है वहां 2003 से 2005 में 89 में मेरी वहां पे पोस्टिंग थी, तो मैंने जब देखा है कि वहां इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी है कि लोग 500 रुपया में किसी को पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज की हालत में ड्रोन आने के बाद अगर कोई पत्थरबाज, कुछ दिन पहले जिसने पत्थरबाजी करी थी, ड्रोन ने उसका फोटो खींच लिया, विद इन 24 आवर्स उस पत्थरबाज को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया और कानूनी कार्रवाई पूरी की गई उनके साथ। इसके अलावा भी जहां से कोई फायरिंग होती है तो हमारा ड्रोन वहां पे घूम रहा है। तो अभी ये ऑल आउट ऑपरेशन के अंदर इस ड्रोन के द्वारा जहां जहां कोई कोने में भी उग्रवादी छुपा हुआ है तो उसको मारने के लिए पूरी तरह से हम सक्षम है। ऑल आउट ऑपरेशन के अंदर अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें बहुत ही मदद मिल रही है, आधुनिक हथियार हमारे पास है। अभी रही बात, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जो अभी पिछले 2-3 महीने में उन्होंने अपना मोड ऑफ ऑपरेंडी यह जो चेंज किया है वो है कि उग्रवादियों लोगों ने सॉफ्ट टारगेट, जैसे हम फायरिंग के लिए जाते हैं तो फिगर 11 फिगर 12 पर हम बंदूक को सेट करके उनको मारते हैं। तो यहाँ क्या, ये लोग अभी उनके पास आर्मी मौका नहीं दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौका नहीं दे रही है, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस उसको मौका नहीं दे रही है, इतनी सघन चेकिंग हो रही है। तो वो लोग किसी भी तरीके से
लोकल लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको छोटे हथियार के द्वारा जी सॉफ्ट किलिंग के टारगेट बनाए जा रहे हैं। जी जिस प्रकार 12 मई को राहुल भट्ट को उनकी ऑफिस में ले जाकर के मारा गया, इसके बाद वाइन शॉप में 17 मई को जब अटैक हुआ और वहां भी एक छोटे 7 साल के बच्चे के साथ भी इस तरीके से जो वारदात हुई, जो जी शर्मनाक घटना कही जाएगी। 24 मई में भी जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, और इसके बाद जो वहां का टीवी आर्टिस्ट है जो अमीरा, उनके साथ भी, अमीरा भट्ट के साथ भी 25 तारीख को जो बिल्कुल वारदात घटी। और फिलहाल में अभी जो यानी कि आज के दिन यानी मंगलवार के दिन रजनी भल्ला जो हाई स्कूल टीचर थी और उसको वही उनकी स्कूल में घुस करके उग्रवादियों ने उनकी निर्मम हत्या करी। गोलियां इतनी दागी और उसकी सांसें चल रही थी, उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के गए। बिल्कुल ये गोपालपुरा करके जो वहां उनकी जो जगह है, और रजनी भल्ला बीच में ही अपना सांस तोड़ देती है। तो अभी उन्होंने ये कोशिश किया है कि सॉफ्ट टारगेट, लेकिन मैं आपको छाती ठोक के बता सकता हूं कि हमारे पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा उग्रवादी कहीं भी छुप नहीं सकता है। जंगलों के रास्ते तमाम जगह पे लो एल्टीट्यूड में भी हमारे ड्रोन घूम रहे हैं, जी रडार्स लगे हुए हैं जिनके द्वारा जहां भी मूवमेंट हो रहा है उसको पूरी तरह से कवर करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम है। और हमारे मित्र जो सोलंकी साहब ने अभी बताया कि अभी जो टूरिज्म जिस प्रकार से बढ़ा है, उसके आंकड़े के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर पूर्ववत हमारा जम्मू एंड कश्मीर जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। बाकी पाकिस्तान को उसको लेसन तो सिखाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और उनके जितने भी लॉन्च पैड है उसको तबाह किया जाएगा। जलपा जी जी बिल्कुल आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर चर्चा चल रही है, कुमार विश्वास का भी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा ने जो अपनी संवेदना व्यक्त की, जो शिक्षिका का जिस तरीके से हत्या कर दी गई उसके ऊपर, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये ड्राफ्ट में सुरक्षित रखा ट्वीट हर बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए। महामहिम सेना, प्रशासन, केंद्र, राज्य, अर्धसैनिक बल सब तो आपके पास है। ढूंढ ढूंढ कर वो सजा देना सुनिश्चित करिए कि सरहद पार बैठे फुफाओं और देश में जीजाओं दोनों की रूह कांप जाए। जनमत मिला है तो अब जन मन समझ गए प्रभु। यानी कहीं ना कहीं ये मांग उठी रही है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया जाए। देखिए जलपात जी के हर एक सरकार की इच्छा शक्ति होती है। आप देखिए कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी की 370 से लेके आप 3 तलाक हो या जितने भी हमारे हिस्टोरिकल जितने भी हमारे जो प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट हो गए। 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ तब इनके ही कांग्रेस के एक मनीष तिवारी जी ने नेता ने बोला था कि हमको दोबारा हमको रिटालियन करना था, हमको मतलब सामने हमको एक्शन लेना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने जो किताब लिखी उसमें रिकॉर्ड है कि वो एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही हमारे मोदी जी मतलब पुलवामा हुआ या कोई भी हुआ, तो आप देखिए कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वर्ड्स हम लोग भूल चुके थे, क्योंकि पुरानी सरकार को तो ये मालूम ही नहीं था इसको क्या करते हैं। लेकिन माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने वही एक्शन फ्री हैंड मिलिट्री को दिया। जलपा जी, ये होता है कि इच्छा शक्ति होती है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों वहां पे आज देखिए कि यासीन मलिक जी को जो वहां पे हमारे मित्र है दीपचंद जी, उनको मालूम होगा कि उनकी सजा क्या हुई, उन्होंने कितने कत्लेआम किए। सजा तो समझिए कि हमारी सरकार में हुई, लेकिन जो इन्होंने हरकत की, जो जितनों को यातना दी, एक हमारे पायलट को मार दिया, इनकी सरकार नहीं माना, ये लोग नहीं मानेंगे। आप देखिए कि इमरान खान ने जब यासीन मलिक को सजा हुई तो इमरान खान ने अच्छे वहां पे जितने भी थे उन्होंने अच्छे बाइट दिए, लेकिन वही इमरान खान की शपथ में हमारे गुरु जाते हैं जिनको भी अभी 1 साल की सजा हुई है, सिद्धू जी, वो नेता किसके हैं? कांग्रेस के। हमारे प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो पूरा एक रहता है कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, एक सम्मान है, इसमें कुछ दुश्मन क्या कुछ नहीं होता है। हम लोग चाइना से भी बुलाते हैं या किसी भी राष्ट्रपति से बुलाते हैं, लेकिन जब ये लोग गुरु होते हैं, जिनके इतने दोस्त होते हैं, जो बाजवा जो वो एक कर्नल है कि वो ऑर्डर देता है कि भारतीय सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देना, ये करना वो करना,
आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आईएसआई को बढ़ावा देता है, उनको ये लोग गले लगते हैं, इनके नेता। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि इच्छा शक्ति यहाँ पे नजर आती है कि इनके माननीय राहुल गांधी जी किसकी शादी में जाते हैं। शादी में जाना किसी कोई चौपड़ी में लिखा नहीं है गुनाह है, लेकिन किसकी शादी में जाना है वो गुनाह है। वो जी। सीएनएन की जो एंकर थी, नीलेश जी, कुमार उन्होंने विश्वास ने नेपाल जिस का तरह नक्शे कहा में है, ऐसे सरहद पार बैठे हुए फूफा और देश में रहे जीजा, उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मतलब कुछ तो पॉलिटिकल सही स्टेप बात है होगा, ना। क्योंकि आर्मी तो अपना काम कर ही रही है लगातार, जी हम लेकिन साथ ही देखिए कि अब पीओके सिर्फ की आवश्यकता है कि एक पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो लिया जाए। वही मैं जलपा जी बोल रहा हूं कि 8 साल से मोदी जी की सरकार ने मजबूत और सशक्त एक हत्था शासन, मतलब इसमें कोई गठबंधन नहीं, कोई एक टेका खींचने की बात नहीं, एक मजबूत शीर्ष नेतृत्व के साथ 8 साल पूरे किए। और अभी 2024 में भी भारी प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार आएंगी, तो ये इमरान खान को लाफा है। हमारे बाजू में जो चाइना है उसको मालूम है कि भारत का लोकतंत्र, अर्थतंत्र, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फॉरेन स्ट्रेटेजी इतने मतलब विकासशील हो गई है कि कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था कि 17 साल में इतना काम हो सकता है, लेकिन 8 साल में मोदी जी ने किया। तो हमारी जी। फॉरेन स्ट्रेटेजी से ये जम्मू बाकी के कश्मीर हमारे में दुश्मन शांति के बहाल दौर से करना भी तो काम है, वो भी तो जी हमारे वही लिए मैं एक आपको बोल रहा हूँ कि कड़ा लेसन है। आतंकवादी बौखलाए क्यों है कि वो जी 1 to 1 नहीं अटैक कर सकते जलपा जी, ये आप समझिए कि 1 to 1 में वो लोग उनको मालूम है कि एक ही दिन में उनका जो देश है वो हार जाएगा, लेकिन ये लोग टारगेट किलिंग करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा जी जो पहले से जो जितने इक्कल दुक्कल आते हैं वो ठार किए जाते हैं। लेकिन इसमें से कोई एक दो ऐसे जैसे हमारी टीचर जी है या ये हो, तो ऐसे एक दो से इनका ये प्रॉब्लम होता है और उनकी हत्या होती है। वो भारतीय जनता पार्टी और मेरे जैसे लाखों हजारों कार्यकर्ता इनकी निंदा करते हैं। लेकिन जी मैं आपको फिर से बोलता हूं कि मोदी जितनी भी है इच्छा शक्ति, वो आतंकवाद को निस्तो नाबूद करने की है। अब देखिए कि इन्होंने इतना बोया है कि आज वो कट रहा है, लेकिन कटते कटते वो जो तकलीफ देता है वो सहन करना पड़ता है। अभी फारूक अब्दुल्ला जी क्या ये मन से बोलते हैं कि सबको मरना है। आप देखिए कि इनकी जो इच्छा शक्ति होती है, इतना फंडिंग जलपा जी कहां से आता होगा। जी कांग्रेस को मालूम था कि इनको मैं सपोर्ट करूंगा तो दूसरी कौम को मुझे फायदा रहेगा। इन्होंने क्या किया कि दही में और दूध में दोनों में पैर रखने के लिए पूरे भारत को जलाया। इनका जो हिस्ट्री आप जी। देखिए तो आंख में लेकिन अब तो आर्टिकल आंसू आ जाएंगे 370 हट कि गई ना इन्होंने नीलेश जी, वोट के लेकिन लिए क्या अभी क्या भी नहीं किया। अभी भी ये हत्याएं क्यों, कभी तो रुकनी है। अब तो आर्टिकल 370 भी हट गया। रुकेगी जी, रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी। 370 जी के बाद आप देखिए कि और मैंने वहां आपको पर बोला कि आज भी ये लोग युवा धन बौखला इस चुके तरह हैं। खौफ में जिए, ये कहां तक जायज हो सकता नहीं, है। मैंने वहां पे खौफ है, लेकिन आप देखिए कि वहां पे पॉजिटिव बहुत वायरल अच्छा हो रहा है। आज मेरे काफी सारे दोस्त गुजरात के हैं, वो कश्मीर घूमने गए। वहां पे वहां पे एक डेटा अच्छा रिकवर हुआ है कि वहां पे टूरिज्म डेवलप हुआ है। जी तो ये 17 साल का जो काटमाल होता है, जो वो झोपड़ होता है कचरा, वो मोदी जी ने 8 साल में किया है। तो आगे के दिनों जी में वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। और आतंकवाद को आप देखिए कि इनके शासन में पीओके गया था, वो पीओके भी वापस आएगा और अक्षय चीन भी जी वापस आएगा। तो मोदी जी की दूरदर्शी और उनकी जी मार्गदर्शन इतना अच्छा है कि पूरी मिलिट्री को फ्री हैंड दी दी है। जैसे अमृतलाल जी जी ने बोला कि रक्षा के विशेषज्ञ, तो उनको तो ज्यादा मालूम होगा कि इंटरनल क्या रहता है। फिर भी मैं जी पार्टी का पक्ष रखते हुए बोलता हूं कि इनके शासन में एक वो काटमाल जैसी वो बंदूकें गोलियां ऐसी थी कि वो डिमांड करते थे बेचारे हमारे मिलिट्रियन। वो एकदम लाचार हो गए थे कि भाई अच्छे इक्विपमेंट दीजिए, अच्छे साधन दीजिए, कुछ नहीं तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो दीजिए। लेकिन इनकी सरकार ने हर एक इक्विपमेंट में घपला किया है ना, वो ऑस्ट्रेलियन हो या कुछ भी हो, कुछ भी हेलीकॉप्टर हो। फिर आज के दिन में मैं दीपचंद जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आज के दिन में देखिए कि हमारे हर मिलिट्री के पास, हमारे हर नेवी के पास, हमारे हर एयरफोर्स के पास कितने साधन है। इतने साधन तो आपने 17 साल में कुछ नहीं दिया। आज देखिए कि अमरुदलाल जी जी को मालूम होगा कि हमारी जो मिलिट्री की शक्ति है वो दुनिया में तीसरे चौथे स्थान पे आती थी, आज जी दूसरे स्थान पे है। लेकिन पहले भी आज तो हम हमारे युद्ध जीते मोदी जी हैं नीलेश जी। मिलिट्री की शक्ति पे तो कभी शंका नहीं थी, आज भी नहीं थी, ना पहले पहले थी देखिए, और मैं ना आपको कभी बोलता हूँ कि होगी। आज का जो युद्ध है, सुविधा जी मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी के आज साथ, समय के साथ अपडेट करना तो हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी हो।
वैसे जी, मैं वही यहाँ बोलता पर हूँ, कर्नल जी भी कुछ इन्होंने कहना चाहते हैं और दीपचंद जी भी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। पहले दीपचंद जी आपकी और जी, मैं वही बोलता हूँ कि इन्होंने जहां पे माननीय ये सॉरी कि इंदिरा गांधी जी ने वहां पे क्यों वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकाया, वो हमारा पीओके वापिस आ जाता, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया कि एक अच्छे संबंध बनाने थे, आज वो पीओके हमारे मुझे पास बोलने का होता। ठीक है। मौका अब तो दीजिए। संसद में, ऐसे तो संसद में अमित शाह ने कह ही दिया है कि पीओके हमारा ही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसको लेकर भी कोई फैसला होगा। दीपचंद जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी दीपचंद जी। दीपचंद जी आपकी वॉइस काफी डिस्टर्ब आ रही है। दीपचंद जी आपकी वॉइस हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आधुनिक जी हेलो दीपचंद जी, जी अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी हेलो, जी अब ठीक से सुन पा रहे हैं हम। जी जी मैं कह रहा हूँ आतंक जनता जी, कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, नहीं करेगी, लेकिन आपको मैं किया बताना है, चाहूंगा कि यासीन नीलेश मलिक भाई को ने जो फंडिंग बात किया करी है, है। मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के की जब शासन लड़ाई में ही ये लोग फल उन्हें फूले सुन हैं, लीजिए तब दीपचंद आज जी वो को। हथियार उठाने के लायक हुए हैं। नीलेश जी उन्हें भी अपना पक्ष और रखना चाहिए, क्या आपने उन्हें भी खुद सुन अपनी लेते हैं। जी आपने खुद आर्मी के ऊपर एक आरोप लगाया है कि मोदी जी के आने के बाद से ये मतलब हथियार और संसद ये मतलब मजबूत हुए। आपने मैं कुछ नहीं बताना दिया चाहूंगा कि है राफेल उनको, एक अच्छी असॉल्ट राइफल भी नहीं दिया है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पूरी आर्मी बोल रही को है। इसलिए उनके जितने भी साल क्या से पहले अमृतलाल जी हमारे विशेषज्ञ है, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मोदी जी का सम्मान होता है। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनका कोई सम्मान नहीं होता। सम्मान इसलिए होता है कि भारत के प्रधानमंत्री है, ये आप जी भूल चुके हो, इसलिए उनका हर जगह सम्मान होता है। दूसरी बात आपने भी कहा, आपने बोला कि आपको मैं बताना चाहूंगा दर्पा जी, बोलिए। 9 नवंबर 2021 का अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबनसिरी के अंदर पेंगोंग झील के बारे में इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। वहां पर 2 पुल बन चुके हैं और आज पूरे देश में क्या चल रहा है, मस्जिद और मंदिर की बातें चल रही है, लेकिन झील के बारे में कोई भी नहीं बोला। आज चीन हमारी सीमा में घुस जी के बैठ चुका है, कार्तिक इसके ऊपर चिदम्बरम एक को शब्द नहीं मानते हो? बोलेंगे। कार्तिक चिदम्बरम का नाम सुना है? 250 लोगों को चीनी पासपोर्ट इश्यू करवाया है। कौन है कार्तिक चिदम्बरम? अरे आपकी सरकार के घपले तो तो अभी मैं भी चल रहे हैं। कहूंगा, आज वो कहाँ गया मुद्दा वन रैंक वन पेंशन था। आज मुद्दा सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना। मेन मुद्दा आज 8 साल से आप जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार में अरे बैठे हो आपकी तो और इलेक्शन आज आते हैं तब मंदिर ढूंढने जाता है। ज्ञानवापी पे भाई आपने आप एक भी क्या स्टेटमेंट करोगे। दिया कि नहीं वहां पे मंदिर बनना ही नीलेष जी चाहिए? उन्हें सुन तो लीजिए आप। अब गोलियां चल रही है, इसकी मुझे बात जिम्मेदारी करने का कौन लेगा। मौका मिलना चाहिए। आपको हमारी सरकार ये है, हमारी सरकार के अंदर आतंकवाद नहीं होगा। आपको जिम्मेदारी से बोलिए, आप इधर उधर की बातें ना करके स्पष्ट तौर से बोलिए कि इधर हमारी उधर सरकार की के क्यों? अंदर मैं तो यह भारत की आतंकवाद बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे कौन भारत की होती है। बात कर रहा हूँ, आपके शासन की बात कर रहा हूँ। इधर उधर की हिंदू कहाँ है? मुस्लिम तो ज्यादा की बात करते हो। और रही बात यासीन मलिक की, मांग जी करता हूँ यासीन मलिक को फांसी देनी चाहिए। आपने उम्र कैद क्यों दी, क्योंकि ईडी मैं कोर्ट अभी और सजा हो सुप्रीम गई है तो तब आज फांसी माननीय देनी चाहिए, प्रधानमंत्री के इशारे लेकिन पे जब फंडिंग काम होता करती था, है तो उसको तो हमारे सजा मौत देनी मनमोहन जी चाहिए। उनके साथ फोटो खींचाते थे, तब सजा नहीं हुई। आपने उम्र कैद, फंडिंग होता था तब सजा नहीं हुई। आप जवाब पूछ रहा हूँ, मल्लिक अगर इतना गुनहगार है उसको मनीष तिवारी जी की किताब में लिखा है यार मुझे 2008 में बोलने का अटैक हुआ, मौका तब दीजिए हमको 5 मिनट। अटैक करना था, जलपा जी, जी लेकिन हम लोग जी नहीं वैसे कर तो पाए। जी क्या जब बोलेंगे आप? सरकार आपकी होती है, सरकार से जवाब है। ये जी 2008 में किसकी जी सरकार थी? बातें कर रहे जी हैं। आज दीपचंद जी सरकार के अंदर 2008 में किसकी जी सरकार थी? लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो देगा। घटनाएं घटित हो गई उसे तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रोका जाए। ऐसे तो समय का अभाव है, लेकिन कर्नल जी कुछ बताना चाहते हैं। जी आपकी ओर अरे आएंगे। भैया, भविष्य में जी क्यों जा जलपा रहे जी, हैं, सरकार में मैं देखिए ना। इतना ही कहना चाहूंगा। हेलो जी हेलो, आप प्लीज भूतकाल में प्लीज जा रहे लिसन। हो। मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों दोनों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट मेरी बात सुन ले आप। हेलो हेलो, जी मेरी जी 2 मिनट बात सुन ले। जी आप दोनों अपनी बात रख सकते प्रवक्ताओं हैं। से मेरी विनंती है, 2 मिनट मेरी बात सुने। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भी आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है जी और मौजूदा सरकार जो हम लोगों ने रशिया के साथ जो एक सौदा किया था कि हमारी जो पुरानी राइफल अभी जो 5.56 मिलीमीटर इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम जो हमने बनाई है, ये अभी 30 साल पुरानी हो चुकी है।
तो हम लोगों ने अभी जनवरी में एक सौदा रशिया के साथ किया है, जो जनवरी 2022 के अंदर, जिस राइफल का नाम है, अभी हमारे पास AK-47 है। AK-47 का अप्तमात कलोनिशकोवा नाम का जो साइंटिस्ट था, जिन्होंने 1947 में इस राइफल को बनाया था। क्यों, मैं हथियारों का निष्णात हूं, हथियारों का मैं एक्सपर्ट हूं, तो उसके बारे में पूरी मुझे जानकारी है। तो अभी जो सौदा हुआ है रशिया के साथ, दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल, जिसका नाम है AK-203। इस AK-203 भारतीय सेना को 6,01,427 राइफल मुहैया करवाई जाएगी। और ये जो बजट है 5,140 करोड़ का बजट के साथ उनके साथ ये सौदा जो है एग्रीमेंट किया गया। अब ये राइफलें क्या है कि ये भारत के अंदर ही बनेगी। भारत के अंदर कहां बनेगी? अमेठी में एक कोरवा नाम का गांव है, जिस गांव के अंदर वहां पे फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। तो ये तमाम राइफलें आने वाले 1 या 2 साल के अंदर 6,01,427 राइफल, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी की राइफल है, जो आज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो उग्रवाद पनप रहा है, तो उसको कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए या नहीं चाहिए? या हम पुराने जमाने के ये जो मोबाइल चल रहे थे कि भाई आज जो हमारा ये 5 टेक्नोलॉजी चल रही है, 4, G4, G5, G1, तो G1 के जमाने से निकल करके G5 में आए, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज चाइना फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का उग्रवाद बंद हो जाए। अगर ये दुकान बंद हो गई तो भारत सरकार इतनी सुपर पावर बन जाएगी, इतनी पावरफुल बन जाएगी कि दुनिया को जवाब दे सकता है। आज पाकिस्तान ने कम से कम 5 से 6 बार यूएनएससी में जाकर के गुहार लगाई कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक विवादित है। तो यूएनएससी ने कह दिया कि नहीं, विवादित नहीं है, ये बायलैटरल इश्यू है, आप दोनों मिलकर के इसके बारे में बात कीजिए और इसका समाधान लाइए, और समाधान इसका जरूर मिलेगा। और रशिया ने 6 बार दुनिया के 5 जो पावरफुल P5 कंट्रीज हैं, वो अमेरिका, वो फ्रांस, वो ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया, तो रशिया ने अपना वीटो लगा करके भारत को मदद की है। तो आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान में भी भारत अगर रशिया के साथ खड़ा है और रशिया हमारे साथ खड़ा है कि आज दुनिया के बाजार में अगर 140 पर बैरल चल रहा है, तो उसको हमें 67 पर बैरल वो हमें मुहैया कर रहा है आज। और हम जो आज ये जो एक सौगात पाई है पेट्रोल और डीजल की, जो उसकी रेट कम करके कि 9-10 रुपया जो कम किया है, जिससे महंगाई भी कम होगी और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा आएगा। और आज हमारी भारतीय सेना जो है आधुनिक हथियार पाने के बाद उग्रवाद के अंदर पूरा काबू होगा, कंट्रोल होगा। लेकिन उग्रवाद ऐसा है कि ये दीमक के मुताबिक लकड़ी में एक बार लग गई तो वो लकड़ी में धीरे धीरे करके पूरे लकड़ी को खा जाएगी। तो उस प्रकार से उग्रवाद कुछ बदलाव आए। जी, बदलाव जरूर आएगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। जी, समय का अभाव है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि तो आर्मी भी अभी भी अपने ऑपरेशन में लगी हुई है। काफ़ी दिनों की अगर बात करें, अगर सिर्फ पिछले हफ्ते की भी बात कर ले, तो 16 आतंकी को ढेर कर दिया गया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्यों अभी भी कश्मीर में शांति बहाल नहीं हो पाई। आर्टिकल 370 तो हटा दिया गया, 35A के तहत भी फैसला हो गया, लेकिन क्यों और किसे तकलीफ हो रही है कि एक के बाद एक जब भी प्रयास होते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा करने को, तो फिर वहाँ पर अशांति फैलाई जाती है। अब वैसे तो सही वक्त आ गया है कि आर्मी तो अपना काम कर रही है, लेकिन साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन भी जम्मू कश्मीर में ये जो अशांति फैलाई जा रही है उसके तहत लिया जाना चाहिए। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।